Hello students, welcome back. So here as we are discussing about periodic table, हम पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैंने उसमें अब पीरियडिसिटी जो टॉपिक है वो स्टार्ट करवाया था। उसको समझना है आपको, हर एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसमें हमने जैसे पहले डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको ये बताया कि जब लेफ़्ट से राइट हम मूव करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। और थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिए, जैसे एटॉमिक साइज़ एटॉमिक रेडियस पे ही डिपेंड करेगी। अगर रेडियस डिक्रीज़ हो रही है तो एटम की साइज़ भी क्या होगी, छोटी होगी। वैसे ही आप अप टू डाउन जब मूव करते हैं इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, यानी एटम की साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। एटम की साइज़ और एटम की रेडियस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम अगली प्रॉपर्टी जो दी गई है उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि उसमें किस तरह से ये पीरियडिसिटी होती है। देखिए आपके सामने पीरियडिक टेबल है, ठीक है, दैट ऑल वी नो अबाउट दैट, मैं आपको बता चुका हूँ। वर्टिकल कॉलम ग्रुप हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आपके पीरियड्स हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बिफोर वी डिस्कस एक्चुअल में होती क्या है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इट मीन्स द एनर्जी, एंथैल्पी यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है। सो द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम है, उसमें 2 ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं, 4 ऑर्बिट्स हैं, नो मैटर, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या बोला मैंने, द एनर्जी, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost orbit of an atom is considered as ठीक है। ये एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कंसिडर एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। देखिए जैसे न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल एटम को हम एनर्जी देंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी,
देखिए, सो देर इज न्यूट्रल एटम, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन टू इट, सो दैट इलेक्ट्रॉन रिमूव्स आउट, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा और यू विल सी दैट सर पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और ये पॉजिटिव आयन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा पॉजिटिव आयन बनेगा, ध्यान है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम तो वो क्या बनाता है, नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, पॉजिटिव के लिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, कैटायन, और नेगेटिव के लिए एनायन आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सिंपली अगर हम कहें तो ये बना रहा है पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन, कैटायन इज फॉर्म्ड। तो आप ऐसे कह लें कि कैटायन फॉर्मेशन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस होती है। और देखिए एज देखिए ना, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड ऑर्बिट एक बार ड्रॉ करते हैं और थर्ड ऑर्बिट। ठीक, इस तरह से मान लीजिए हमने 3 ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हैं और सेंटर में एज यू नो न्यूक्लियस, ठीक। सो देयर आर 3 ऑर्बिट्स, सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओवर देयर। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। सो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मीन्स, अगर मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बाय अप्लाइंग एनर्जी, देन जो ये है पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर देखिए अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे ही आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, मीन्स वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं अपनी तरफ से कि एटम जो न्यूट्रल होता है उसमें इक्वल नंबर प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं। कोई भी आप एलिमेंट लेकर के देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर जो कि न्यूक्लियस में होता है सेम होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम होगा, भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आप ये मान लीजिए कि जो न्यूक्लियस का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है, बताया हुआ है, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो बढ़ जाता है।
तो आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, फोर्स बढ़ा, दूसरा हटाया और बढ़ा, तीसरा बढ़ाया और बढ़ा। तो देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा देन इट इज़ हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी थी उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं देन यू हैव टू गिव मोर एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, the value of these ionization enthalpy, first ionization enthalpy is less than second one and second one is less than third one। मतलब आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, और यूनिट की अगर बात करें तो आप सभी को पता ही है इसको, किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट होती है। देखिए यूनिट हर एक मेज़रमेंट जो किया जाता है उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, तो यहाँ पर ये यूनिट हमने देखी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब आपको ये समझना है पीरियडिसिटीज़ की। देखिए पीरियडिसिटी मीन्स हम लेफ्ट राइट और अप टू डाउन जो है वो समझेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए पिछले जो कैरेक्टर्स हैं उनको भूलना नहीं है, वो याद रखेंगे। पहले बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। देखिए पीरियडिक टेबल, इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि लेफ्ट राइट पीरियडिसिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। किसकी पीरियडिसिटी पर? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। एज वी नो लेफ्ट टू राइट एटमिक नंबर इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है, जो हमने पीछे प्रॉपर्टी लगाई। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एटमिक नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे ही आप किसी भी पीरियड में जाइए आपको एटमिक नंबर जो है इंक्रीज होते हुए मिलते हैं, जो ऑलरेडी हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। एटमिक नंबर इंक्रीज होगा, साथ में मैंने आपको ये बताया एटमिक रेडियस जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एटमिक रेडियस लेफ्ट राइट क्या होता है उसमें, एटमिक रेडियस में एटमिक रेडियस होता है डिक्रीज, और क्यों होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो एटमिक रेडियस जब डिक्रीज होगा देन अट्रैक्शन फोर्स, और सीधे हम लिख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बताया मैंने कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज स्पेशली एटमिक रेडियस, ठीक है, एटमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और एटमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है एटमिक साइज डिक्रीज हो रही है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दिया था। एटम की साइज हम मेजर कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे ये बात डिस्कस होगी। लेकिन एक बार आपको अभी ये समझना है कि मान लीजिए आप यहाँ इस पीरियड में मूव कर रहे हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग इन दैट थर्ड पीरियड, आप थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज सभी में एक ही चलती है, ठीक है ना, सभी पीरियड्स में एटम की साइज या बोल दीजिए एटम की रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी जो एटम इस तरफ बड़ा है वो आगे जा कर के क्या हो रहा है, साइज छोटी होती जा रही है,
और ये क्यों हो रही है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल नंबर वगैरह जो है सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होते रहते हैं इस वजह से, तो वो हमें डिस्कस नहीं करना है, वो आगे डिस्कस हो चुका है। तो हम बात करें एटम की साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एटम की साइज़ डिक्रीज़ हो रही है तो जो एटम की साइज़ जो डिक्रीज़ हो रही है, तो देखिए जो सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं, रिपीट। तो मैं कह रहा था इस तरह से मान लीजिए ये 3 ऑर्बिट्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का फोर्स जैसे जैसे आप साइज छोटी करते जाएंगे तो न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहा है ना, तो वो फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन कौन से इवेंट हुए, एज वी मूविंग लेफ्ट देन एटम साइज ऑफ एटम या फिर एटमिक रेडियस डिक्रीजेस, size of atom or a radius when decreases, then that effective nuclear charge means that attraction force between nucleus and electron that is increases due to its size reduce, उस वजह से साइज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, थिंक अबाउट दैट कंडीशन। आप बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, यानी कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से, साइज़ छोटी है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब देखिए किसी में किसी बॉन्डिंग है, किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, ब्रेकडाउन अगर उसे करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, क्यों, ड्यू टू दैट साइज। तो इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं जो साइज छोटी हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होता अगर तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता, तो वो एनर्जी कम देनी पड़ती, आसानी से रिमूव हो जाता। लेकिन एटम की साइज छोटी है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन दिस मैनर व्हाट यू कैन से अबाउट दिस, कि अगर ऐसा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देन व्हाट वी कैन से, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वी हैव टू गिव मोर एनर्जी, और हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, क्यों हुई मैंने बताया, क्योंकि इसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है विच इज़ इन स्मॉलर इन साइज, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये वही तो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिक्वायर्ड एनर्जी, सो इट इज़ इन हायर वैल्यू, सो वी कैन से दैट लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजेस। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं अप टू डाउन। आपको बस वो पीछे वाले इवेंट्स याद रखने हैं, अपने आप जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होती जाएंगी आपकी। अप टू डाउन देखिए क्या होता है, अप टू डाउन हम गए, एटमिक नंबर इंक्रीज होता है। अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एटमिक नंबर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटमिक नंबर हमें एटमिक रेडियस को प्रूफ करने के लिए चाहिए था। अब एटमिक रेडियस प्रूफ हो चुका है तो एटमिक नंबर अपने आप ही प्रूफ हो गया। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन एटमिक रेडियस आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एटम की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि देखिए मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि अप टू डाउन जब हम जाते हैं एटम नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन सेल नंबर भी इंक्रीज होता है, और सेल नंबर इंक्रीज होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटमिक रेडियस इंक्रीजेस, यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ड्यू टू विच
साइज ऑफ एटम इंक्रीज, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ एक पीरियड ग्रुप में जब मूव करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में है, तो जो एटम की साइज है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सेल, सेकेंड में पीरियड में फर्स्ट पीरियड में 1 ऑर्बिट, सेकेंड में 2, ऐसे थर्ड में 3 होते हैं, फोर्थ में 4 होते हैं, 5 में 5, 6 में 6 और 7th में 7 पीरियड्स होते हैं, ये 7 ऑर्बिट्स होते हैं, और इसी वजह से वो साइज़ बड़ी होती है। साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब साइज़ बड़ी होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, गैप ज़्यादा है, दूरियाँ ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, थोड़ी सी एनर्जी दे करके उसको अलग किया जा सकता है। अगर दो दोस्त बहुत दूर दूर रहते तो आसानी से रिमूव किया जा सकता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें एनर्जी देने के लिए। कहने का मतलब है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ गिवन टू द एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, सो वी हैव टू नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है डिक्रीजेस, जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं, साइज होती है बड़ी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है कम। तो साइज भी बड़ी है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स भी कम है। इन दैट कंडीशन अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। सो देयर वी कैन राइट डाउन दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस और इट्स वैल्यू ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, द एनर्जी इज रिलीज्ड, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड by gain of an electron। देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसमें हम सीधे सीधे अगर बात करें लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई उसमें ये आपको ध्यान है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं साइज छोटी हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करता है, इसी वजह से हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। वो लूज नहीं करता है पर गेन आसानी से करेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इट मीन्स वो गेन आसानी से करेगा, लूज आसानी से नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब सॉरी लूज करने पे नहीं, गेन करने पर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई। तो हमने अभी देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर रहा था, तो हमें एनर्जी देनी पड़ी ज़्यादा, लेकिन वो आसानी से गेन तो करेगा, लूज नहीं करेगा तो क्या करेगा, आसानी से गेन करेगा क्योंकि साइज छोटी है। सो दैट आपको हिंट तो मिल ही गया होगा वैसे कि क्या होने वाला है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको, लेफ्ट टू राइट के एटॉमिक साइज, बोलिए क्या होगा। अब मुझे सुनेगा तो नहीं, लेकिन आप मन में उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं ना। एटॉमिक साइज क्या होगी, साथ साथ में रिपीट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा।
लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज होती है डिक्रीज। चलिए इसको डिक्रीज लिख देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? साइज डिक्रीज हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा जी? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा इंक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इंक्रीज हो गया। सो हियर वी राइट दैट एटम do not release electron easily but accept it easily। कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसे आसानी से रिमूव नहीं करेगा, क्यों? अट्रैक्शन फोर्स आता है, पर गेन तो करेगा, है ना। सो आसानी से वो गेन कर लेगा, और वही हमें चाहिए। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के चांस राइट साइड में क्या है? ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। देखिए बेटा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर रिलीज्ड एनर्जी है। तो वो एक दूसरे के नो डाउट ऐसे अपोजिट हैं, लेकिन उनकी पीरियडिसिटी में आपको कुछ गलत नहीं करना है। पीरियडिसिटी में ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही आपने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट दोनों ही इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है वो बताया मैंने आपको, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं साइज छोटी हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा पर गेन तो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ गई। तो दोनों ही लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं और अप टू डाउन डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। और अप टू डाउन में आप बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। सीधे लिख दूं, अप टू डाउन सीधे लिख दूं, डिक्रीजेस। क्यों? कारण आपको पता है, कारण ये आपको पता ही है। अप टू डाउन जाएंगे, जो पीछे वाले प्रॉपर्टीज हैं वो सेम आपको लिखनी है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, वो क्या होगा? इट इज डिक्रीजेस। सो अब देखिए, साइज बड़ी है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है पर आसानी से गेन नहीं करेगा। आसानी से गेन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? साइज बड़ी है ना, अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर रहा था? रिलीज कर रहा था। यानी आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही थी, आसानी से गेन नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, तो नहीं करेगा मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मैं सीधे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, आप वो एटॉमिक साइज, ये सब एटॉमिक साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये खुद लिख लेंगे, समझ लेंगे इस चीज़ को। तो मैं सीधे लिख देता हूँ डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई वो मैंने आपको बता दिया, क्यों डिक्रीज हुई। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से रिपीट कर दूँ, एक वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर रिलीज होती है। इसमें साइज जब छोटी होती है, साइज जब छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे, मतलब कि आप यहाँ पर इस पीरियडिक टेबल को देखिए, आप जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपको पोटेशियम से मान लीजिए आप इधर ब्रोमीन क्रिप्टॉन तक आए, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिमूव नहीं कर सकता। अभी हम जब वैलेंसी पढ़ेंगे तब मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा। देखिए, इसमें मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ कि फर्स्ट
ग्रुप सेकंड ग्रुप में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये जो नंबर हमने दिए थे ग्रुप नंबर, ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इन सभी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके दो होते हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ इनके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। आप ये सोचिए जिनके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज़ करेगा। 7 उसके पास है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, 8 होनी चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना है। ठीक है, ऐसे ही इधर आप 6 की तरफ आते हो तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने, इसको 3 करने हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो देखिए ये जो आप 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अब इसको मान लीजिए लिथियम है। ठीक है, लिथियम की कन्फिग्रेशन 2, 1 होती है। ठीक है, लिथियम की कन्फिग्रेशन 2, 1 होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे ऑर्बिट में, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। तो पहले में 2, दूसरे में 8। अब इसके लिए क्या ईजी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो फर्स्ट दूसरा तो खत्म ही हो जाएगा। तो पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ऑप्शन इसके पास ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करे। दूसरा ये कि एक है इसके पास और 7 और गेन कर ले, 7 गेन कर ले, 8 होनी चाहिए दूसरे ऑर्बिट में, तो 7 गेन कर ले तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। विच कंडीशन इज ईजीएस्ट, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना या 7 को गेन करना? नो डाउट आपको भी पता है एक इलेक्ट्रॉन को इसके लिए लूज़ करना आसान होगा, है ना। तो लूज़ करना आसान है, गेन करना आसान नहीं है इसके लिए। लेकिन इधर क्या है, इसके लिए गेन करना आसान है। ये 17th जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 17, जिसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, 7 लूज़ करना मुश्किल है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, यानी ये आसानी से गेन करेगा, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में वो आसानी से लूज़ करेगा। ठीक है, ये आसानी से लूज़ करेगा और ये आसानी से गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, होपफुली यू गॉट दैट, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और अप टू डाउन डिक्रीज होती है। क्लियर? चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ये समझिए कि 2 एटम्स जो आपस में कंबाइन है विद ए बॉन्ड। देखिए बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपने देखे हुए हैं, तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन 2 एटम्स। सो व्हेन 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर विथ ए बॉन्ड, ठीक है, तो उनमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉन्ड जो है कब बनता है, मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये आपस में कब कंबाइन होंगे, बॉन्ड कब बनाएंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, या फिर 2 ये शेयर करेगा, 2 ये शेयर करेगा, है ना। सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे ही तो बनते हैं। 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी मतलब एक गुण, एक एटम का वो गुण, टू टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हैं, आपस में बॉन्डिंग बनी है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी एक एटम की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। चलिए हम लिखते हैं इसको, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron in a chemical bond.
ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी पेरियोडिसिटी की हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, तो उसके लिए एक आपको कह सकते हैं एक और छोटी सी डेफिनेशन बताने वाला, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसकी मेन डेफिनेशन है, लेकिन हम एक और बोल सकते हैं नॉर्मल एक आप कह सकते हैं पीरियडिसिटी को ध्यान में रखने के लिए आप ये ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ये गुण है। पीछे हमने जो देखा वो एनर्जी थी, ठीक है ना, मैं गुण बोल रहा हूँ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का आयन बनेगा। एक बार मूव करते हैं हम अपनी वापस टेबल की तरफ और देखिए आपको बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का कन्फिग्रेशन में लिखा 2-1, फिर बेरिलियम का आपको पता है 2-2 होता है, फिर इसका 2-3, बोरोन का, कार्बन का 2-4, नाइट्रोजन का 2-5, 2-6, फ्लोरीन का हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, इसका कन्फिग्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 7। अब आप एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैंने आपको अभी बताई वो डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन तो है ही है, लेकिन मैंने आपको जो बताया भी क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गेन इलेक्ट्रॉन आप कह दीजिए, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप लेफ्ट राइट मूवर हैं, ठीक है, हम लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट एलिमेंट्स के हमने कन्फिग्रेशन लिखे, तो ये देखिए इसको जरा एक बार, लिथियम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आसानी से, कौन सा लूज करेगा? आप बोलोगे सर ये वाला जो 2-1 है ये तो 1 को इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और उस तरफ जो आप देख रहे हैं 2-7 यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, हाइयर होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। भाई एक ही तो चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर लेगा। कहने का मतलब जैसे फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और 2-8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना। एक चीज़ समझ में आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरफ मैं कह रहा हूँ लूज यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है, लूज करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप इधर देख रहे हैं, तो देखिए लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से रिमूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े आप कह सकते हैं इतनी आसानी से रिमूव नहीं करेगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, सॉरी इसके 7 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 5 हैं, इसको 3 चाहिए। तो इधर से शुरू करो, देखो लिथियम 2-1, इसके 1 है, बेरिलियम के कितने हैं 2 हैं, वो आसानी से लूज करेगा, बोरोन 3 है लूज करेगा, कार्बन जनरली जो 4 नंबर पे है ये जनरली शेयर करते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं डबल 1 सिंगल बॉन्ड। फिर आप आते हैं नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन, 8-5, 3 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पर गेन करने की प्रॉपर्टी पड़ रही है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि सबसे राइट रीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए लेफ्ट टू राइट आप गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, आप अप टू डाउन आकर देखिए, बताया हुआ है मेरा, अप टू डाउन जब हम गए साइज़ क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। साइज़ अगर बड़ी हो रही है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा। साइज़ बड़ी है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम, साइज़ बड़ी, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। पर हमें तो गेन वाली प्रॉपर्टी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी से गेन करने वाली प्रॉपर्टी।
जब अप टू डाउन जा रहे हैं तो आसानी से क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूछे कि इन सभी प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो देखिए आप इधर लेफ़्ट टू राइट गए, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट गए इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये नोबल गैसेस तो ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे ना गेन करेंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 18th ग्रुप में आप नहीं ऐड करेंगे। 17th ग्रुप तक देखिए आप आए लेफ़्ट टू राइट, 17th ग्रुप में आके रुक गए, सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो भी चेक करें अप टू डाउन। अप टू डाउन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो अप टू डाउन जाएंगे तो वो तो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, हमें तो सबसे ज़्यादा वाला चाहिए, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और यही बात आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन ना करे। देखिए लेफ़्ट टू राइट गए इंक्रीज, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज, कहने का मतलब इस तरफ कम होती है। चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं, एक बार हाइड्रोजन के पास रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अप टू डाउन क्या होती है, अप टू डाउन डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर इंक्रीज हो रही थी, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो जो लेफ्ट साइड में है वो सबसे कम है, तो हम यहाँ रुक गए। फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रही है, फिर हमें यहाँ से क्या नीचे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, और हम इसको यहाँ तक मानेंगे। ये जो 7th पीरियड है उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सीजियम देखिए, सीजियम आपको दिखाई दे रहा है, सीजियम CS, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी, कम होगी, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, क्योंकि साइज बड़ी है भाई साहब के पास में, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो आसानी से लूज़ करते हैं, वो गेन नहीं करेंगे, और लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। थैंक यू।